नमस्कार, राष्ट्रवाद में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत। उत्तर प्रदेश के चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे यहां का सियासी पारा और ज्यादा गर्म होता जा रहा है। अब तो उत्तर प्रदेश में चैलेंज का खेल खेला जा रहा है। शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर में थे और वहां से उन्होंने योगी सरकार में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। तो कल मुजफ्फरनगर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव के इसी सवाल पर हमला किया। कहा कि अगर हिम्मत है तो अखिलेश अपने राज्य के आंकड़े लेकर प्रेस वार्ता करें। आज अमित शाह के इसी चैलेंज को अखिलेश यादव ने स्वीकार कर लिया और कहा कि वो तैयार हैं, जगह और समय बीजेपी बता दे। अखिलेश यादव ने इसी चैलेंज को स्वीकार करते हुए जो ट्वीट किया, सबसे पहले वो ट्वीट आपको दिखाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अखिलेश यादव ने लिखा कि हम हर चैलेंज को अभी स्वीकार करने को तैयार हैं। सच को तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती, वो जगह बताएं और समय बताएं। ये ट्वीट किया अखिलेश यादव। यानी उत्तर प्रदेश की सियासी लड़ाई अब चुनौतियों पर आकर के तेज हो गई है। अमित शाह ने अखिलेश यादव को चैलेंज किया दिया था, वो बयान भी आपको एक दफा फिर सुनवाते हैं। उनको लाज भी नहीं आती, झूठ भी इतने जोर से बोलते हैं कि कोई सच बन जाता है। उन्होंने कहा कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक नहीं। अखिलेश बाबू, आज सार्वजनिक कार्यक्रम में मैं आंकड़े देने आया हूं। हिम्मत हो तो आपके समय के आंकड़े लेकर कल प्रेस वार्ता करिए। आपके शासन की अपेक्षा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 5 साल में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री के 5 साल के बाद डकैती के अंदर 70% की कमी हुई है। मित्रों, उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड है लूट के अंदर। और मजे की बात यह है कि अखिलेश यादव जिस तरह से अमित शाह की चुनौती स्वीकार कर रहे हैं, उससे पहली नजर में यही लगता है कि जैसे 2012 से लेकर के 2017 तक के अखिलेश यादव के 5 साल के कार्यकाल में कानून व्यवस्था जबरदस्त थी। खाकी का इकबाल था, गुंडे माफियाओं में पुलिस का खौफ था, अपराध बेहद कम थे। लेकिन अखिलेश यादव का चैलेंज कबूल करना एक तरफ है और दूसरी तरफ अखिलेश इसी मुद्दे पर अपने ही घर में घिर चुके। बीजेपी में शामिल हुई मुलायम सिंह यादव की बहू ने क्या कहा, ये सुनवाते हैं आपको। इतनी बात बोलना चाहती हूं कि 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी घोटाला नहीं हुआ, 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, जबकि टाइम हमारे अनुकूल नहीं था। कोविड की बहुत बड़ी महामारी आई, उसमें भी हम सफल हुए। 47,000 से ज्यादा भू माफिया और गुंडे आज जेल में हैं। 2,000 करोड़ की अवैध संपत्तियों पर जिस तरह से आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से कार्रवाई करी है, वो भी बहुत सराहनीय है। और युवाओं, नौजवानों को बिना सिफारिश जो नौकरियां मिली हैं, आज यूपी में कम से कम 39 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। और इसीलिए सवाल ये कि अखिलेश को कबूल है क्या गृह मंत्री अमित शाह का चैलेंज? सवाल ये कि समय बीजेपी का, जवाब बबुआ का। सवाल ये कि उत्तर प्रदेश में अपराध के आंकड़ों पर क्या अब आर पार होगी? सवाल ये कि किसका राज बेहतर, क्या फैसला ऑन द स्पॉट होगा? इन्हीं सवालों को लेकर के जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका तारुफ कराते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कपिल सिंह श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी से। रालोद से हमारे साथ अनुपम मिश्रा जुड़ चुके हैं और कुछ ही देर में बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ होंगे। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत कपिल भाई मैं आपसे कर लेता हूं। ये कौन से आंकड़े हैं जिन आंकड़ों के बूते अखिलेश यादव सीधा 1-to-1 करने के लिए तैयार है? देखिए, ये वो आंकड़े हैं जब 2017 के अंदर 212 वादे आए, जिसमें जो वादे थे उनमें एक वादा यह भी था कि हमारी भ्रष्टाचार के प्रति 0% टॉलरेंस की नीति होगी और हम राम राज्य की स्थापना करेंगे, अपराध समाप्त कर देंगे। लेकिन हकीकत क्या हुआ? हकीकत यह हुआ कि इन्होंने पुलिस को का भी अपराधीकरण कर दिया। और आपने देखा होगा कि एक अपने आप को तमगा देने वाली सरकार एक अपने ही एसपी को नहीं खोज पा रही है। 1 साल से ज्यादा का समय हो गया। एक व्यापारी, ब्राह्मण व्यापारी थे, उनकी महोबा में हत्या की गई थी। और आपने देखा होगा गोरखपुर के अंदर
योगी आदित्यनाथ जी की कर्मभूमि में एक थानाध्यक्ष मार मार करके नवीन कुमार गुप्ता एक व्यापारी की हत्या कर देता है। जी। आपने देखा होगा कि कानपुर के अंदर एक शिखर यादव की हत्या हुई, अपहरण हुआ, उसमें 30 लाख की फिरौती लेने का काम और दिलवाने का काम भी पुलिस ने किया था। आपने देखा होगा कि 467 से ज्यादा पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु हुई है, यानी कि पुलिस की अभिरक्षा में हत्याएं की गई है जी। और इन पर फेक एनकाउंटर के 17 मामले में 28 करोड़ रुपए की शस्त्र ह्यूमन राइट्स कमीशन ने लगाया। एनसीआरबी के आंकड़े उठा लीजिए, जीनियस क्राइम में 7.50% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि 2 साल पूरे कोविड के अंदर चला गया, जिसके कारण आपने देखा होगा कि वो आंकड़े ऊपर चढ़ते हुए तुम्हें नहीं दिखाई दिए, अपराध का अवसर नहीं मिला। ठीक है कपिल भाई, मैं लौटाऊंगा आपके पास। हालांकि एनसीआरबी के आंकड़े को जिक्र आप ही ने कर दिया, तो बेहतर क्या यही आंकड़े लेकर के हम लोग बात करेंगे 12 से 17 और 17 से 20, यानी 2020 तक जहां तक कि एनसीआरबी ने अपने रिकॉर्ड्स अपडेट किए हैं, उनमें क्या मामला रहा था। कि उससे पहले अनिल सिंह आप बताइए जरा कि चैलेंज का खेल क्या है। चैलेंज का खेल बिल्कुल स्पष्ट है। पहले मेरी राम राम सबको। और चैलेंज का गेम इसलिए स्पष्ट है कि क्योंकि अगर हम आंकड़ों पर भी बात करते हैं कि पिछले 5 वर्ष जो उत्तर प्रदेश को दिए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वो ऐसी सरकार ने 5 वर्ष दिए हैं जिसमें अपराध और अपराधीकरण पर अंकुश लगा है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। और जबकि 2 साल से ज्यादा हम कोरोना की मार को झेल रहे हैं। और अगर आबादी के हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पर, तो भारतवर्ष उत्तर प्रदेश जो है एक 5वें देश की तरीके से है। मतलब अगर हम बात करें चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राजील, तो 5वां जो है हमारा उत्तर प्रदेश आ जाता। तो ऐसा उत्तर प्रदेश जो एक देश की तरह है, कोरोना की मार झेलते हुए भी हमने जो अर्थव्यवस्था जो समाजवादी पार्टी छोड़कर गई थी, उस अर्थव्यवस्था को हमने दुगना कर दिया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम अगर दूसरे स्थान पर आ गए हैं, तो कुछ तो काम कर रहे होंगे ना। वो काम कैसे किया जाता है? जब अर्थव्यवस्था आपकी दुगनी हो जाती है और नंबर 1 अर्थव्यवस्था के लिए हम कार्य कर रहे हैं, तो आपको बेस्ट वर्ल्ड क्लास का आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ता है, जो कि वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर हम दे रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश जो है वो एक्सप्रेस प्रदेश की तरह जाना जाता है। कौन भूल सकता है कि जब आचार संहिता डिक्लेयर हो, उससे पहले 1 महीने में अखिलेश यादव जी ने केवल और भाग भाग कर 66,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की जो है केवल शिलान्यास किया था। एक ही एक्सप्रेसवे बनाया था, मेट्रो के डिब्बे में बैठ के फोटो खिंचा दी थी और कह रहे हमने बहुत बड़ा विकास किया था। विकास आपने ये किया था, कानून व्यवस्था क्या हमें पता नहीं है? हाँ, बदायूं में क्या हुआ हम भूल गए। बुलंदशहर में माँ बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार बार हुआ, वो हम भूल गए। आपके नेता कहते हैं कि बलात्कार हुआ ही नहीं है, क्या भूल गए? अभी देखिए 1900 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है, जो लैंड माफियाओं की है, अपराधियों की है, उनको कॉन्फिस्केट किया गया। मैं अनुराधा जी वापस लौटूं। मैं एक ओपनिंग रिमार्क चाहूंगा अनुपम मिश्रा से। अनुपम, इस बार सपा के साथ गठबंधन कर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो आपराधिक इतिहास रहा है समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में, क्या उसकी तरफ नजर गई थी? देखिए, आप आपराधिक इसकी बात तो इसलिए ना करेंगे क्योंकि जब भी किसी भी प्रत्याशी को टिकट दिया जाता है, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स को देखा जाता है। और जब कोई भी सत्तारूढ़ दल इस तरीके का आक्षेप लगाता है, तो बहुत लाजमी है कि पहले वो अपनी तरफ देखे। मैं इस बात का कभी भी फेवर में नहीं हूं कि अगर आपके यहाँ 10 अपराधी हैं तो मेरे यहाँ 9 अपराधी हैं। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं। और सत्तारूढ़ दल पर इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आपको 5 साल सत्ता में रहने का अवसर मिला, आप ऐसे नए प्रतिमान, नए मापदंड स्थापित करते जिससे एक नजीर बनती। इनका जो इस समय भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में जो कार्यकाल है, उसमें जितने विधायक हैं, उसमें 120 विधायक ऐसे हैं जिनके खिलाफ मामले दर्ज हैं, और उसमें से 77 विधायक ऐसे हैं जिनके ऊपर हत्या और बलात्कार जैसे संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। तो मेरा ये कहना, और अभी मैं ज्यादा जाऊंगा तो उनके उप मुख्यमंत्री के ऊपर भी है, मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी है। मेरा ये कहना, लेकिन इससे किसी अन्य दल को यह अधिकार नहीं मिलता है कि यदि उसमें आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं तो दूसरे दल में भी हो। लेकिन मेरा ये जरूर कहना है कि आप सत्ता में जब रहते हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारी अधिक होती है। आपको ऐसे सत्ता के पास जिम्मेदारी अधिक होती है। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मुझे बताइए कि पब्लिक के बीच में परसेप्शन इस लड़ाई को लेकर के क्या होगा? आंकड़ों पर हम लोग आए, लेकिन उससे पहले जो दोनों लोग दावे ठोकते हैं, इधर से गृहमंत्री अमित शाह दावे ठोकते हैं और उनको चैलेंज देते हैं, तो अखिलेश यादव चैलेंज स्वीकार करते हैं। देखिए, बड़ा जिसको कहें कि
चुनाव के ठीक बीच में ये कहना कि आपको हम ये चैलेंज दे रहे हैं, बात कर लेना, ये तो कहते हैं कि ऑप्टिक्स के तौर पर तो बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन जनता तो दो ही तरीके से बात करेगी। एक तरीका ये होता है कि हम तथ्य की बात करें, आंकड़े क्या कहते हैं। तो आंकड़े के लिए इस देश में जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, एनसीआरबी का डेटा, वो सामने रखा जाता है और निस्संदेह बिना किसी बहस के अगर उसमें हम आंकड़ों की सिर्फ बात करेंगे, बहस तो कहीं भी चली जाएगी, लेकिन आंकड़ों की बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ की सरकार के समय में 2013 के बाद से अगर हम तुलना करते जाएं और 17 से 22 की बात करें तो 21 तक के जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसमें बहुत स्पष्ट दिखता है कि महिलाओं के साथ छेड़खानी से लेकर और जितने गंभीर मामले हैं, हत्या के, चोरी के, लूटपाट के, उन सब में कमी आई। दूसरा एक जो जनता को दिखता है वो है परसेप्शन, छवि कैसी है। तो निश्चित तौर पर जो हर जिले में लगभग एक संगठित अपराधी था, एक बड़ा माफिया हुआ करता था, उस पर लगाम लगी है। और विशेष करके जब हम देखते हैं कि ऐसे अपराधियों की संपत्ति टूट रही है, उसको कब्जा किया जा रहा है, वहां प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना बन रही, तो जनता के मन में उसको लेकर छवि बेहतर बनती है। और इस मोर्चे पर भी योगी आदित्यनाथ की बेहतरी दिखती है। और निश्चित तौर पर पूरी तरह से न तो अपराध खत्म, लेकिन सर आप तो कह रहे हैं इस बात को, लेकिन क्या कपिल सिंह श्रीवास्तव या अखिलेश यादव से सहमत होंगे कि नहीं सहमत होंगे? उससे पहले कुछ आंकड़े हम दर्शकों को दिखा देते हैं, क्योंकि आंकड़ों के ऊपर ही फिर हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दो पैमाने सामने रखते हैं। एक पैमाना साल 2012 से साल 2017 का, आप देखिएगा कि उसमें अपराध का क्रम और अलग अलग अपराध, उसमें हत्या, हत्या के प्रयास, दंगा, महिलाओं के प्रति अपराध, बलात्कार, ये तमाम पैमाने हमने रखे हैं। ये आंकड़े घटे हैं या बढ़े हैं? और 2017 से लेकर के 2020 तक के आंकड़े, क्योंकि मार्च 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ले ली थी उस वक्त पर, तो मार्च के आंकड़े भी, 17 के आंकड़े भी उन्हीं के उसमें जाएंगे। तो ये एक एक आंकड़ा आपको लगातार हम बता देते हैं और आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या आंकड़े होने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको साल 2012 के आंकड़े बता देते हैं। अखिलेश राज में हत्या के 4,966 मामले दर्ज किए गए 2012 के। आपको मैं दिखा दूं, उसके बाद 2013 में जो 4,966 मामले थे वो बढ़कर के 5,047 हो जाते हैं। हत्या के मामले 2014 में 6,079 हो जाते हैं। हत्या के मामले 2015 में कुछ गिरते हैं, 4,732 रहते हैं और 2016 में 4,889 हत्या के मामले हो जाते हैं। अब हत्या के मामले अगर आप कीजिए तो 2020 में 3,780 मामले दर्ज किए जाते हैं, घटते हुए क्रम में। 2017 में 4,324 थे और 2020 में आते आते 3,779 हो जाते हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर की बात करेंगे आप तो 2012 से लेकर के 2016 तक यह आंकड़ा बढ़ते क्रम में। 2012 में जहां 4,811 मामले दर्ज थे ऐसे, तो 2016 में 5,109 ऐसे मामले थे। वहीं 2017 की बात कीजिए, 4,939 मामले थे, तो 2020 में आते आते 4,210 मामले आ गए। इसमें किडनैपिंग, रॉबरी, रेप और राइट्स की बात भी हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे राजघाट लिए चलते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। अब मैं रामधुन गा रही हूँ, मेरे साथ आप लोग सब गाइए प्लीज। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्मृति में मौन श्रद्धांजलि के लिए आप सबसे अनुरोध है अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित करें। As a tribute to the father of the nation, may I request everybody to kindly rise for a silent tribute. तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल से सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां उनको याद करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर मौजूद थे। अब वापस रुख करते हैं आज के राष्ट्रवाद का, और आंकड़े लगातार आपको बता रहे थे कि 2012 से 17 और 17 से 20 के बीच में उत्तर प्रदेश में अपराध के आंकड़े क्या कहते हैं, क्योंकि इन्हीं आंकड़ों को लेकर के अब लगभग द्वंद्व शुरू होने जा रहा है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बारे में। आपको एक दफा फिर वापस संक्षेप में आंकड़े बता देते हैं कि 2012 से लेकर के 2017 के आंकड़े क्या थे सिलसिलेवार तरीके से साल दर साल, और 17 से लेकर के 20 तक का आंकड़ा क्या रहा। ग्राफिक के जरिए आपको वो आंकड़े भी हम लोग एक एक करके दिखाते रहते हैं। आप ये आंकड़े देखिए कि आंकड़े क्या कहते हैं। ये आंकड़े आपको एक एक करके बताएंगे, और उन आंकड़ों के जरिए आप लोग खुद समझ जाएंगे कि जो बहस है वो कितनी मजबूत है या बहस कितनी कोरी। आप साल देखिए, साल 2012, 13, 14, 15, 16 एनसीआरबी के आंकड़े क्या कहते हैं कि हत्या के मामले जो साल 2012 में 4966 थे, 2013 में बढ़े, 2014 में और बढ़े और 6090 के आसपास पहुंच चुके हैं। 2015 में घटे जरूर, लेकिन 2016 में वापस 4879 पहुंच गए। अपहरण के मामले जो कि 2012 में 8878 हुआ करते थे, वो 2016 तक आते आते सपा सरकार में 15898 हो चुके। एनसीआरबी के आंकड़े हैं। लूट के मामले जो 2012 में 3159 हुआ करते थे, लूट के मामले बढ़कर के 2016 में 4502 पहुंच चुके थे। बलात्कार के मामले यानी महिलाओं के प्रति अपराध के मामले भी 2012 में जहां 1963 थे, 2013 में बढ़कर के 3050 हुए, 2014 में 3467 हुए, और 2016 में बढ़कर के 4816 पर पहुंच चुके थे। कंपैरिजन देखिए 2012 से 2016 के बीच में लगभग 3 गुना। दंगे के मामले 2012 में जो 5676 मामले दर्ज किए गए थे, 2016 में आते आते 8018 हो चुके थे। ये आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। हालांकि 2014 का जो आंकड़ा है वो बहुत बेहतर आंकड़ा दिखाता है दंगों के मामले में, क्योंकि वो आंकड़े सिर्फ 466 रह गए थे, लेकिन उसके बाद फिर बेतहाशा गति से बढ़े। ये अखिलेश सरकार का रिपोर्ट कार्ड आपने देखा। अब आपको दिखाते हैं एनसीआरबी के मुताबिक जो मौजूदा सरकार है, योगी सरकार जो है, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। आंकड़े 2017 से 2020 तक के उपलब्ध हैं। हत्या के मामले 4324 2017 में दर्ज किए गए। 2017 में सरकार बनी, मार्च में योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, इसलिए ये आंकड़े उन्हीं के सरकार के कार्यकाल में दिखाए जाएंगे। उसके बाद आंकड़ा घटा, 2018 में 4018 हुए, 2019 में आंकड़ा और घटा, 3906 हुए, 2020 में आंकड़ा और घटा और 3779 आंकड़ा हो जाता है। अपहरण के मामले 19921 थे 2017 में, जबकि अपहरण के मामले 2020 में 12913 हो गए। लगभग 50% की घटौती हुई है। लूट के मामले 2017 में जहां 4079 दर्ज किए गए थे, तो वहीं 2020 में 1633 यानी 1/3 से भी कम मामले रह गए। बलात्कार के मामले 2017 में जहां 4246 थे, 2020 में 2769 रह गए थे, यानी आधे से भी कम मामले रह गए थे। दंगे का मामला जहां 2017 में 4990 था, तो वहीं दंगे 2020 में आकर के 6129 हो गए। ये वो आंकड़े हैं जिन आंकड़ों की बदौलत ये दावा किया जा रहा है
कि किसकी सरकार ने कानून व्यवस्था को लेकर के बेहतर काम किया। ये 5 पैरामीटर टाइम्स नाउ नवभारत ने आपके सामने रखे एनसीआरबी के आंकड़े लेकर के, जिसमें कि हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार और दंगा शामिल है। अब आप इतना गणित खुद लगा सकते हैं कि किसकी सरकार ने कितना बेहतर काम किया है। कपिल सिंह श्रीवास्तव जी बताइए जरा, यही तो वो आंकड़े हैं जो जिसके बूते आपको चैलेंज किया गया था। चैलेंज स्वीकार किस बूते कर रहे थे? ये बताने के लिए कि आपके आंकड़े ज्यादा बदतर हैं। देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है, जो ये आंकड़े दिखाई दे रहे हैं जी, एनसीआरबी के आंकड़े आप कह रहे 2017 से 2018 तक इन्होंने एनसीआरबी के आंकड़े को प्रस्तुत नहीं किया। दूसरी चीज मैं कहता हूं, जिस पैरामीटर में 156(3) से अलाउ किए हुए माननीय सेशन कोर्ट के अंदर जो है, जो अलाउ होता है मामले, वो इसमें जोड़े नहीं गए, जो कि पहले जोड़े जाते थे। इनसे तथ्यात्मक भूल हुई है, जानबूझ करके ये गलती की गई है, क्योंकि हमारे आंकड़े जो कि एफआईआर में पहले दर्ज नहीं होते हैं, उनको 156(3) के अंदर कोर्ट में लेकर के सीआरपीसी में जाता है व्यक्ति, और वहां से अगर अलाउ होते हैं तो वो भी नीलबटा पर मुकदमा अपराध दर्ज होती है, और उसको इसलिए ये नहीं दर्ज करते हैं। क्यों साहब, आपने डायरेक्ट अगर दर्ज नहीं किया तो 156(3) के मुकदमे आप क्यों नहीं दर्ज करेंगे उसमें? वो भी तो एफआईआर को ही अलाउ करते हैं, तो उससे बचती है योगी सरकार। और हकीकत यही है कि अपराध हो रहे हैं, लेकिन अपराधों को जानबूझ करके दबाया जाता है। कैसे? सर, ये तो बहुत सेफर एस्केप हो सकता है ना कपिल भाई, ये तो बहुत सेफर एस्केप है कि अपराध होते हैं लेकिन दर्ज नहीं किए जाते, इसलिए आंकड़ों में नहीं है। नहीं, सुन तो ले, मैं इसका कारण बता रहा हूँ, कारण बता रहा हूँ आपको। जिस तरीके से आपने देखा हाथरस के अंदर बेटी के साथ बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ, और जिस तरीके से अपराधियों के बचाने की साजिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही थी। आप ये 2 मुद्दे गिनाएंगे सर, तो बताएंगे की बात करेंगे, वो गायत्री प्रजापति की बात करेंगे कि कैसे सीबीसीआईडी को पूरी तरीके से डिरेल कर दिया गया था। नहीं, मैं तो सीधी बात कह रहा हूँ, इसमें 156(3) के वो आंकड़े शामिल नहीं है। तो अगर शामिल कर दिया जाए तो प्रति केस में 2,000 3,000 आप बता दीजिएगा सर, मैं वापस आपके पास जब दोबारा लौटूंगा तो 156(3) के कौन से मामले जो दर्ज नहीं किए गए एनसीआरबी की रिपोर्ट में, वो आप बता दीजिएगा। लेकिन अनिल सिंह जी बताइए जरा कि ये आरोप कि भाई आपकी सरकार में मुकदमे दर्ज नहीं होते तो क्या सरकार को बेहतर बना देता है? नहीं, जबकि अब उल्टा हो गया है। हमारी सरकार में बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं मुख्यमंत्री जी के कि एफआईआर दर्ज होगी, और बिल्कुल होगी। इनके समय नहीं होती थी। क्या पूरी दुनिया जानती नहीं है कि 2013 के दंगों के विषय में भी अगर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं आजम खान साहब की, तो ऑडियो लीक हुए हैं कि जो एक विशेष जो रिलीजियस कम्युनिटी है उसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं लिख रहे हैं। और ये बिल्कुल जो अनरिटन रूल्स है इनके समय पे कि एक विशेष जाति और एक विशेष धर्म के लोगों के लिए आप नहीं लिखेंगे, कम से कम लिखेंगे, कोई भी एफआईआर आपको लिखनी है तो। सब जानते हैं इस चीज को। आज हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मजबूत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ये है कि आज अपराधी जो है डरता है। क्या हमने देखे नहीं विजुअल्स? क्या चैनल्स पे नहीं चले कि अपराधी खुद जो इस चीज को कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट जो है ये समाजवादी पार्टी पे कर रहे हैं। कपिल जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रही थी। देखिए, हो सकता है कि मुलायम सिंह यादव जी ने तश्तरी में सजाकर मुख्यमंत्री का पद अखिलेश यादव जी को दे दिया। 2017 से 2018 तक आपने एनसीआरबी के आंकड़े क्यों छुपाए रखे? और मैं तीसरी बात ये पूछता हूँ आपको, तीसरी बात मैं ये आपसे पूछता हूँ कि कोविड काल में 2 साल तक जब लोगों पे प्रतिबंध लगा रहा, लोग निकलते नहीं रहे, तो वो आंकड़े कैसे फिर भी इतने ज्यादा है? और महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध में आज भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे बना हुआ है। ये राम राज्य कहाँ है जिसकी शपथ लेकर के योगी आदित्यनाथ जी आए थे? और कोई कह रहा था कि संगठित अपराध नहीं हो रहे, अरे नहीं हो रहे तो गंगेश्वर के मुकदमे कैसे निकल जाए? मकान बनवाए, कितने शौचालय बनवाए, कितने अकाउंट खुलवाए, कितने किसानों के अकाउंट में सीधे पैसे पहुंचवाए, कितने अपराधी जो है कितने जेल में गए, एनकाउंटर हुआ। क्या बताइए, आंकड़े हैं, मैं चुनौती देती हूँ हमारे नेता को चुनो, बाद में आप कपिल जी क्यों परेशान हो रहे हैं? क्यों परेशान हो रहे हैं? कपिल जी, एक और चैलेंज सामने आ गया सर आपके, एक और चैलेंज सामने आ गया। पहले गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव को चैलेंज किया था। अनिला जी, आपको चैलेंज करनी है कि भाई आपके पास आंकड़े हैं तो बता दीजिए। मैं तो कहती हूँ एक एक चीज का आंकड़े, नेता लोग बाद में अपना चैलेंज स्वीकार करते रहेंगे। मैं भी प्रवक्ता हूँ, आप भी प्रवक्ता हैं। चलिए, अभी एनसीआरबी के आंकड़े दिखा दिए, और उसके अलावा भी आप मुझसे बात कर लीजिए ना कि गरीब कल्याण योजना के बारे में बात कर लीजिए, बात कर लीजिए, करिए ना बात। कोविड काल वो तो आपकी
अपनी वजह से नहीं है। ठीक है सर, 21-22 के जो आंकड़े अभी एनसीआरबी ने जारी नहीं किए हैं, 21 से 20 से आगे के जो आंकड़े एनसीआरबी ने जारी नहीं किए, उसको अखिलेश यादव सामने प्रस्तुत रख दे तो लोग समझ लेंगे। मेरे साथ चर्चा में अजय वर्मा भी जुड़ चुके हैं। अजय वर्मा जी, ये जो आंकड़ों का द्वंद है, 89 से भले ही सत्ता से बाहर है, लेकिन चुनाव में तो आप ताल ठोक रहे हैं सर, कैसे देख रहे हैं इन्हें? अनिला सिंह जी मुझे बता दें। मैं आ रहा हूं कपिल श्रीवास्तव जी, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। पिछली बार आपके गठबंधन के साथी जो रहे हैं उनसे मेरा सवाल है, आ रहा हूं मैं आपके पास। पुलिस अभिरक्षाओं ने अजय जी, क्यों नहीं जोड़ा? वो हत्याओं में जोड़े जाएंगे कि नहीं जोड़े जाएंगे? आखिर 467 पुलिस अभिरक्षा में जो मृत्यु हुई है उसको इन्होंने क्यों नहीं जोड़ा? एनकाउंटर किए हैं। कपिल भाई काम करते ना सर, देखिए जल्दबाजी में बोलेंगे तो मामला लोगों को समझ नहीं आएगा। मैं 3 से 4 मिनट के बाद आपके पास वापस लौट रहा हूं, तफसील से आपके पूरे आंकड़े सर मैं सुनूंगा कि कौन से ऐसे आंकड़े हैं जो एनसीआरबी ने दर्ज नहीं किए। 156-3 के ऐसे कितने मुकदमे हैं जो कि एनसीआरबी ने अपने बही खाते में शामिल नहीं किए हैं, या फिर कोविड काल में जब दर्ज नहीं किए गए मुकदमे, ऐसे कितने मुकदमे हैं जिसके बूते अखिलेश यादव ये कहते हैं कि भाई मौजूदा सरकार से बेहतर हमारी सरकार थी। मैं सारे आंकड़े आपसे ले लूंगा सर, फिलहाल अजय वर्मा जी बोलने दीजिए सर। तो जो सरकार झूठ दिखाती है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। मैं कल की एक घटना, गाजियाबाद तो दिल्ली और प्रदेश का दिल माना जाता है, कहते हैं गुंडे जेल में और अपराधी या तो ठोक दिए जाएंगे। एक ज्वेलर सुधीर कुमार वर्मा, इंदिरापुरम और वसुंधरा जो मेन शहर है, 30 लाख रुपए की लूट हुई। उसकी मेरे पास फोन आया, उसकी मिसिज और बच्चे और बीवी जब थाने के गेट पे बैठे रहे सुबह से शाम तक, उनसे पूछा गया अरे तुम पे सोना कहाँ से आया, सामान कहाँ से आया? उल्टा उनको जब हमने एसएसपी को कहा, इधर से कहा, वहां से फोन कराया और मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाला, तब तो जाके रिपोर्ट दर्ज होने की नौबत आती। वो भी कहा कि हम देखेंगे। एक किस्सा अब मैं आपको प्रदेश के अगर हर जिलों के, नोएडा का सुन लीजिए किस्सा, ग्रेटर नोएडा का एक एसीपी पे जब मुख्यमंत्री के पोर्टल और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद जी के ऑर्डर के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं करते हैं, और 2-3 प्रत्याशी नोएडा के कमिश्नर की शिकायत करते हैं कि ये मैनेज कर रहे हैं चुनाव, उनका स्थानांतरण नहीं करते हैं। तो मैं 75 जिलों के आंकड़े मेरे पास हैं, लेकिन सारी डिबेट उस पर चली जाएगी। मैं ये बताना चाहता हूं आनंद जी, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के हालात जो दिख रहे हैं प्रैक्टिकल में वो है नहीं, हालात बहुत खराब हैं। चैन पुलिंग होती है, महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, रेप की पुष्टि बढ़ी हुई है, आप ये भी देख सकते हैं। और क्या है, महात्मा गांधी की इस जयंती पर हम देश नमन कर रहा है, और ये जो लोग हैं, उन्नाव के विधायक कुलदीप सेंगर के समर्थक, स्वामी चिन्मयानंद के समर्थक, ये कैसी कैसी बात करते हैं, आंकड़े कम है, अपराध कम है। हम कहना चाहते हैं कि प्रदेश को बचाइए, बीजेपी को भगाइए। तो मैं एक चीज और जानना चाहूंगा सर, हालांकि ब्रेक के लिए रुकूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद अजय जी आप ही के पास में सवाल लेकर आऊंगा, और हर्षवर्धन जी समझूंगा मैं आपसे भी कि जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास जो आंकड़े हैं, एनसीआरबी के आंकड़े उससे ठीक उलट गवाही क्यों देख रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, मैं जल्द वापस लौट रहा हूं। अमित शाह ने साईं बाबा मंदिर में की पूजा अर्चना। देखिए, एनसीआरबी का जो आंकड़ा है वो राज्य सरकार के जरिए ही जाता है। ये एनसीआरबी ऐसा नहीं है कि अपने आंकड़े खुद उठाकर वो दर्ज कर लेती है जी। जब राजनीतिक दल एक दूसरे से बात करते हैं तो जाहिर है कि वो एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाकर लड़ाई जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन परसेप्शन की बैटल हो या फिर आंकड़ों की बैटल, उसमें योगी आदित्यनाथ की सरकार के दौरान जो अखिलेश यादव की सरकार थी उससे बेहतर अपराध के मामलों में काबू करने के आंकड़े साफ साफ दिख रहे हैं। और दूसरी जो बड़ी बात है कि जनता जिस परसेप्शन को देखती है, जनता के भीतर जो छवि है, जो उनको नजर आ रहा है, वो बहुत स्पष्ट दिखता है कि किसी जिले में कोई एक ऐसा बड़ा अपराधी नहीं है जिसकी वजह से उस जिले में कानून व्यवस्था पे असर पड़ रहा। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि पूरी तरह से ऐसा नहीं कि हत्या अपराध सब बंद हो गए, वो आंकड़े आपको दिखा रहे हैं, लेकिन परसेप्शन बैटल में सामान्य लोगों को उस तरह से अपराधियों का बुरा प्रभाव नहीं दिखता है। योगी आदित्यनाथ के राज में वो बेहतर होता हुआ दिखता है। आरोप प्रत्यारोप तो नेता जाहिर है अपने हिसाब से ही बात करेंगे, लेकिन वो वक्त भी लोगों को याद है, अलग अलग जिले के माफिया याद है, अलग अलग जिले के अपराधी याद है, संपत्तियों पर कब्जा याद है। तो छवि पूरी तरह से जो है वो दिखती है कि योगी राज में बेहतर हुई है कानून व्यवस्था के मामले में, और ये कानून व्यवस्था इनका चुनावी मुद्दा है योगी जी का। जी, ये परसेप्शन की बात जो आपने की सर, लगभग 50 से 55 जिले में घूमा अभी तक, लोगों ने एक बात कॉमन की कि कानून व्यवस्था पहले से बेहतर है। इस बात को लेकर के लोग संतुष्ट हैं, चाहे आंकड़े चाहे जो कहें, चाहे पॉलिटिकल पार्टी जो कहें। अनुपम मिश्रा, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि अगर
48,000 से ज्यादा जो अपराधी उनके ऊपर कार्रवाई हुई हो, 1900 करोड़ से ज्यादा के अपराधियों की जो संपत्ति है वो जब्त कर दी गई हो, माफियाओं की जमीन खाली करवा करके वहां गरीबों के लिए आवास बनवाए जा रहे हो, अगर ये सकारात्मकता की निशानी नहीं तो और क्या है? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने पहले भी वो बात आपसे रखी, पुनः वही बात कह रहा हूँ कि मैं आंकड़ों के उस खेल में नहीं जाना चाहता कि आपके समय में 5,000 अपराध हुए, मेरे समय में 4,900 हुए। मैंने आपकी पूरी टेबल को देखा जिसमें 100-200 के अंतर को भी आपने 1.5 गुना या 2 गुना कहा। बिल्कुल नहीं सर, मुख्यमंत्री, अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं आंकड़े दोबारा पढ़ देता हूं आपके सामने। मैं आपको बता दूं, उसी पे आ रहा हूं। दूसरा ये है कि जब सरकार जो भी सत्ता में आती है, हाँ। ये उसका सबसे परम कर्तव्य है कि प्रदेश के अंदर अपराध नहीं होना चाहिए, हाँ। और उस पर अंकुश करना चाहिए। लेकिन यथार्थ एक ये भी है कि अगर आप इसी राजधानी में देखें तो लखनऊ में इटसेल्फ इतने ज्यादा क्राइम है। लखनऊ में दिन दहाड़े मुख्यमंत्री आवास से 7 किलोमीटर दूर दोपहर में 1 बजे एक ज्वेलर की शॉप पे डकैती पड़ती, गोलीबारी होती, जिसमें एक आदमी मारा भी जाता है। मैं उन फैक्ट्स एंड फिगर्स में नहीं जाना चाहता हूं। मैं आपसे सिर्फ इस बात को कहना चाहता हूं कि अपराध किसी का भी कार्यकाल हो, अगर वो हो रहे हैं और आप खाली 200-300 की उस पे जाएंगे श्रेणी में, तो कभी भी हम अच्छी बहस नहीं कर सकते हैं। मैं इस बात पे, और जो मुझे जवाब देना चाहिए, मैं 2022 से आपको 27 का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन 2017 से 22 का अगर आप जवाब कहेंगे तो मुझसे बेहतर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी देंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपका इस पे ध्यान जरूर आकर्षित करूंगा कि ये मैं इस लड़ाई को कभी नहीं समझ पाया, ना आज समझ पा रहा हूं कि मेरे समय में अगर 5,000 अपराध हुए थे तो आपके समय में 5,100 हुए हैं। सत्तारूढ़ दल की हमेशा इस बात की जिम्मेदारी होती, मैं जरूर श्रेय देता इसका भारतीय जनता पार्टी को, यदि वो अपराध पे अंकुश करते। 1 साल का एक तो इसमें डेटा नहीं है अपराधों का, कितने अपराध हुए इसको कहीं नहीं शामिल किया गया है। दूसरा, हमारे समाजवादी पार्टी के भाई प्रवक्ता जी ने बिल्कुल सही बात कही। लॉजिक, आप इसको अगर लीगल टर्म्स में समझेंगे तो इस एनसीआरबी के आंकड़ों में खेल है, वो भी आपको स्पष्ट हो जाएगा। और यदि आप कहेंगे तो उनको विद एविडेंस रखा जाएगा। दूसरा, मुझे ये लगता है कि प्रदेश की जनता अपना मन बना चुकी। प्रदेश की जनता को पता है इलेक्शन बिल्कुल सामने है। अगर अखिलेश यादव जी ने कहा है कि मैं चैलेंज स्वीकार करता हूं, तो गृह मंत्री जी को तत्काल ये चैलेंज स्वीकार कर लेना चाहिए। और मैं तो कहता हूं लोकतंत्र की खूबसूरती में है। उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के नाते मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको किसी के इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक सकारात्मक परिपाटी तय करनी है तो आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मीडिया प्लेटफॉर्म इतने मजबूत हैं कि बिना किसी और को बताए पब्लिक को बताना जरूरी है ना अनुपम जी, पब्लिक को बताना जरूरी है। देखिए अखिलेश यादव जहां ट्वीट करते हैं स्वीकार करने का, अगर वहीं वो आंकड़े डाल दें तो पब्लिक में बेहतर संदेश जाएगा कि ये ईमानदार आदमी है। पब्लिक को हम लोग बता रहे हैं, यही कारण कि गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को कैंप करना पड़ रहा है। हाँ। एक विधायक प्रत्याशी के लिए घर घर वोट मांगना पड़ रहा है। उसका कारण यही है क्योंकि पब्लिक जान चुकी है। ये बार बार आप जब बात करते हैं, आप इसकी बात नहीं करते हैं। हाँ। तो ये बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, ये जिन्ना की बात करेंगे, हाँ। ये दूसरी बात करेंगे, ये इस बात पे बात नहीं जिन्ना की बात आप करेंगे सर तो कपिल श्रीवास्तव साहब बुरा मान जाएंगे क्योंकि शुरुआत उन्हीं की पार्टी के लेवल से हो गई थी। अनिला जी कुछ कहना चाह रही, वापस अनुपम मैं आपकी बात में लौट रहा हूं। किसी को भी नहीं रखना चाहिए तथ्य को। आप वो बात बहुत गलत तरीके से रखी गई। हाँ। वो बात अखिलेश यादव जी ने उस तरीके से नहीं कही थी, जिस तरीके से उसको लपका गया। जिन्ना शब्द का पहला इस्तेमाल मौजूदा उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में अगर कहीं से हुआ तो अखिलेश यादव की जबान से हुआ। अब उसको पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने हिसाब से अपने मुफीद देखते हुए कैसे इस्तेमाल कर लिया सर, वो उनका पॉलिटिकल हुनर आप कह सकते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ तो जब ये बात है तो 2005 अनंत जी, सबसे पहली बात तो ये है अनुपम जी, समाजवादी पार्टी की बात समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को करने दीजिए, आप आरएलडी की बात कर लीजिएगा। जिस आदमी ने अरे भाई अनुपम मिश्रा जी, ठीक है अनुपम जी, मैं आ रहा हूँ सर आपके पास, एक एक करके बात करते रहते हैं। लगातार बोलने का प्रॉब्लम है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं तो अनुपम जी उनकी पार्टी की बात उनको कर लेने दीजिए। आप अपने जयंत चौधरी जी की बात करिए। बिल्कुल गलत घर में वो चले गए। मैं दोबारा कहूंगी, जुड़ाव है चौधरी चरण सिंह जी से, इसलिए बारंबार हम लोग ये कहते रहते हैं कि गलत घर में चले गए। दूसरी बात तो ये है, कपिल जी क्यों परेशान होते हैं? क्या परेशान? आंकड़े हैं, बोलने के अलावा होता चला बाजे खाना, आंकड़े जिन्नावादियों, आंकड़े हैं नमाजवादी पार्टी और अब ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से दिल्ली में चले जाएंगे। यही कारण है कि आज भी जयंत चौधरी जी बड़े बड़े नेता बने हुए थे। क्यों? किस चीज की बात करना चाहते हैं? गन्ना पेमेंट की बात करें, गन्ना पेमेंट की बात करें, एक्सप्रेसवे की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, एम्स की बात करें,
भर्तियों की बात करें, किसान सम्मान निधि की बात करें या अपराधियों की बात करें या भ्रष्टाचार की बात करें, घोटालों की सरकार किस बारे में? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बंधु बताइए किस आंकड़े की बात करना चाहते हैं? एकदम से तुष्टिकरण की राजनीति करने वाला दल, हमेशा एक होने वाला दल, भ्रष्टाचार में विश्वास करने वाला कपिल भाई, सभी लोग एक साथ बोलेंगे तो बात समझ नहीं आएगी ना। आपके पास सर मौका था, अनिला सिंह अपनी बात पूरी करे, कपिल श्रीवास्तव, उसके बाद में ठीक है आपके पास में आ जाऊंगा आपकी राय जानने के लिए। सर एक एक करके बात करेंगे सर, लोगों को भी समझ में आना चाहिए। बात हमसे कर रहे, चलिए करिए ना, चैलेंज बात करिए। अगर आपके पास आंकड़े रखे, केवल बोला मत करिए, तुरंत तैयारी से आया कैसा जाती है कि बिखर जाती है, तैयारी से आया करिए। कपिल जी, आंकड़े लेकर बैठना चाहिए था। आज तो आंकड़ों की बात हो रही है। बताइए, हम तो कहते हैं हमारे चुनाव में 150 अपराधी जो है एनकाउंटर में मारे गए। एनकाउंटर में अरे हमें ये बताइए ना कि तड़ीपार का आरोपी कौन रहा है, ये हमें बताएं कि तड़ीपार का अपराधी कौन रहा है, आरोपी कौन रहा है, ये हमें बता दें। देखिए, आज आंकड़ों की बात थी। देखिए, बहुत ईमानदारी के साथ मैं कहूंगी, लोग भी इंतजार कर रहे होंगे। जब पार्टी आंकड़े देने की बात कर रही हैं तो प्रवक्ता जब मंच पर होंगे तो आंकड़ों के ऊपर बात करेंगे। आपने कहा कि एनसीआरबी के आंकड़े जो हैं वो सही नहीं है। आपने कहा कि सरकार आंकड़े देती है, सरकार ने मैनिपुलेशन कर दिया। आपने कहा कि 156(3) के मुकदमे दर्ज हुए वो एनसीआरबी में ऐड नहीं किए गए। तो मैं तो सर ये उम्मीद कर रहा था कि कपीस भाई एक एक अपराध के आंकड़े साल दर साल तरीके से सामने रखेंगे और आईना दिखा देंगे बीजेपी को कि भाई देखिए ये वो आंकड़े हैं जो कि आप नोटिस नहीं कर रहे हैं। अनंत जी, इनके पास है ही नहीं आंकड़े, ना विकास के आंकड़े हैं इनके फेवर में, ना अपराध के आंकड़े हैं इनके फेवर में। अनंत भाई, एक बात समझ लें, ये तो मुझे बोलने दीजिए मैडम, प्लीज काइंडली। मैं एक बात कह रहा हूँ, आप जिन बातें तो कह रहे हैं, अरे ठीक है, हो गया, शांत हो जाइए मैडम, शांत हो जाइए। आंकड़ों पे बात करिए। अरे थोड़ा शांत। ठीक है अनिला जी, मैं आंकड़े लेता हूं इनसे, मैं आ रहा हूं आपकी बात। अनिला जी आंकड़े लेता है इनसे, हम बता रहे हैं। जी कपीस भाई, संक्षेप में बताइए। ले लीजिए। क्यों इतनी बौखलाहट, क्या बात है भाई, क्यों बौखला रही है? सुन ले। अरे अनंत भाई, तो आप ही की तरफ से आंकड़े पेश कर रहे हैं, आप क्यों इतना घबरा रही है? घबराना हमको चाहिए तो बौखला आप रही है। अरे भाई सुन तो लीजिए। नहीं सुनूंगी मैं, आंकड़ों पे बताइए कौन से विभाग। अच्छा अनिला जी, काम करते हैं, अगले 30 सेकंड कपीस श्रीवास्तव बोलेंगे और कपीस जी सिर्फ और सिर्फ आंकड़े देंगे। कपीस जी, कोई लाग लपेट नहीं, कोई इंसिडेंस नहीं, सिर्फ आंकड़ों पर बात कीजिए। मैं बता तो रहा हूं, आंकड़े आपको लग रहा है कि मिसिंग है, सिर्फ उन पे बात करते हैं कपीस भाई। हाँ बिल्कुल, उसी पे बात करूंगा, स्पेसिफिक बात करूंगा, क्योंकि मैं क्रिमिनल साइड का ही वकील भी हूँ और मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। जो अभी ये बताया जा रहा था कि बड़ा रामराज्य चल रहा है, तो आपको बता दें, गोरखपुर न्यायालय में मैं प्रैक्टिस करता हूँ, सेशन कोर्ट में, और 3 दिन पहले सरेआम दिन दहाड़े न्यायालय के अंदर गोली मार दी गई। ये योगी जी की कर्मभूमि है, योगी जी की कर्मभूमि। और मैं आपको बता दें, आप लोग की जहां तक बात है सुन ले, सुनना नहीं चाहती है। कपिल भाई देखिए, ये हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी कह रहे हैं, ये अनुपम मिश्रा भी कह रहे हैं, ये हम लोग भी कह रहे हैं कि अपराध खत्म हो गया है, ऐसा नहीं है। अपराध आज की तारीख में हो रहा है, लेकिन हम सिर्फ ये तुलना करना चाह रहे हैं, जो चैलेंज दिया गया और जो चैलेंज एक्सेप्ट किया गया, उसी के आधार पर हम लोग भी समझना चाह रहे थे कि भाई ऐसे कौन से आंकड़े हैं जिनकी बात हो रही है। इसलिए एनसीआरबी के आंकड़े खोले गए, लोगों के सामने रखे गए। मैं कपिल भाई आपके पास में लौट रहा हूं, मैं काफी देर से उनके पास में जा नहीं पाया सर, मैं लौट रहा हूं आपके पास। मैं समझाना चाह रहा हूं, देखिए समझाने नहीं दे रही है। मैं आ रहा हूं समझने के लिए आपके पास सर। अजय जी आपके पास देखिए अनंत जी, प्रदेश में जब योगी जी आए थे सुशासन और कुशासन की बात करते हुए, और कहा था कि 90 दिन में हम प्रदेश को अपराध मुक्त कर देंगे, गड्ढा मुक्त कर देंगे, बिजली युक्त कर देंगे। 90 दिन तो बहुत दूर, 4.25 साल बीतने के बाद जब आते हैं, तब तक तो ना अपराध मुक्त हुआ था ना गड्ढा मुक्त हुआ था। ये तुलनात्मक अध्ययन क्यों हो रहा है कि मैंने कम हत्याएं करी, आपने ज्यादा हत्याएं करी? अरे हत्या हो क्यों रही है? दिस इज द पॉइंट, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द मैटर। योगी बाबा थे, सुशासन था, जब अपराधी जेल में या एनकाउंटर होंगे, ये मणिदार पाटिल के टाइम में गोली मार दी जाती है, एक व्यापारी गोरखपुर में मार दिया जाता है होटल में, नोएडा में एक मैनेजर की हत्या कर दी जाती है। मैं हर साल हर महीने के आंकड़े गिनवाऊं, ये कल्पना झूठी होगी अगर आप ये कल्पना करके बैठे कि किसी भी प्रदेश में 0 अपराध हो जाए। अगर आप ये कल्पना करके बैठते हैं तो सबसे पहले उम्मीद हम करते हैं कि कांग्रेस शासित राज्य, कम से कम 2 राज्य जहां की बहुमत से सरकार बनी, राजस्थान और छत्तीसगढ़, कम से कम इन 2 राज्यों में अगर आप ये प्रूव कर दें कि 0 अपराध है, किसी भी तरह कोई अपराध नहीं है, तब आप लायक बनते हैं कि बाकी लोगों से हमने एक भी अपराध क्यों हो गया। में ये नहीं कहा था कि हम 30 दिन में
अपराध जीरो कर देंगे। हाँ। हमने कहा था हम अंकुश लगाएंगे, हम झूठ नहीं बोलते। बीजेपी के नेता प्रवक्ता झूठ बोलते हैं, झूठ उगाते हैं, झूठ दिखाते हैं, झूठे आंकड़ा, झूठी बातें। एक्चुअली में गॉडसे की विचारधारा के लोग हैं, ये महात्मा की गांधी की विचारधारा के लोग नहीं है। और आज महात्मा गांधी का जन्मदिन है, हम तो रघुपति राघव क्या है महात्मा गांधी का सर? जन्मदिन नहीं है, पुण्यतिथि ये है। लोग जो है महाराज की विचारधारा के लोग। अजय जी, ये ऐसी जबान ना फिसला करे सर, गांधी जी का ऐसी जबान ना फिसला करे अजय जी। देखिए कैसी जी? महात्मा गांधी का जन्मदिन है आज। में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ महात्मा गांधी का जन्मदिन नहीं कह रहा, मैं विचारधारा की बात। आपने कहा मैंने सर, कहा- बाकी पैनल पे बैठे लोगों ने वही चकित होकर के सवाल आपसे वो पूछे। गलत निकल गया होगा। मैं हाँ, विचारधारा ऐसा स्लिप ऑफ टंग ना हो सर। मैं कह रहा हूँ गलत निकल गया होगा। मैं कह रहा हूँ विचारधारा की बात कर रहा हूँ। हाँ। इस प्रदेश को जरूरत है अनंत जी, आपके चैनल पर भी और देश प्रदेश में महिला सुरक्षा की, रोजगार की। हाँ। तेल सरसों का 220 पहुंच गया। ठीक है सर, पेट्रोल डीजल लड़की हूं लड़ सकती हूँ की गया। पोस्टर कर लें, आपकी इस बात पर यकीन नहीं किया। मैं वापस लौट जाऊंगा आपकी बात। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मुझे एक बात बताइए कि योगी आदित्यनाथ बिना नाम लिए कह रहे हैं, अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं कि 2 लड़कों की जोड़ी दंगा कराने आ रही है। पिछली बार भी 2 लड़कों की जोड़ी के ऊपर निशाना साधा गया था, काम शायद पब्लिक परसेप्शन में किया होगा। इस बार एक और ही मुहावरा दे दिया गया सामने। देखिए, निश्चित तौर पर चुनाव का वक्त है तो कई ऐसे तीखे हमले पार्टियां एक दूसरे पर करती हैं जो कई बार लगता है कि शायद इस तरह की बातचीत होनी चाहिए क्या। लेकिन राजनीतिक विमर्श कितना नीचे चला गया है ये हम देख रहे हैं, कोई किसी की तरफ से कोई कमी नहीं जी। लेकिन जब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, विशेष करके पहले और दूसरे चरण की उन सीटों की बात करेंगे तो क्या सहारनपुर में शाह टाइम्स के जो पत्रकार की रोड रेज में हत्या कर दी गई वो मुद्दा नहीं बनेगा? बिल्कुल। क्या अभी बागपत में जो कल हत्या करने की कोशिश की गई, खबर है कि वो बच गया, क्या वो मुद्दा नहीं बनेगा? क्या जब नाहिद हसन जैसे गैंगस्टर को टिकट समाजवादी पार्टी देगी तो क्या वो मुद्दा नहीं बनेगा? मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर मुद्दा बनेगा। और विशेष करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वो इलाके जहां मेरठ से लेकर, मेरठ में पूरा का पूरा यानी पूरे एनसीआर की गाड़ियों का जो अवैध कारोबार चल रहा था, चोरी करके ले जाके सौतीगंज बाजार, कहां जी। चली गई, ये सब मुद्दा बनेगा। और निश्चित तौर पर उसको कहने का तरीका राजनीतिक दलों का अपना होता है कि जहां तीखा हिट करे, जहां लोगों को असर करे, जहां लोगों को ध्यान। जी, लेकिन अखिलेश यादव ने जो अपराधियों को टिकट दिया, ये आरोप उनके ऊपर लग रहा है। इसी से जुड़ा हुआ सवाल मैं अनुपम से करूंगा। उससे पहले आदित्यनाथ योगी ने क्या निशाना साधा बिना नाम लिए, वो सुनवा देते हैं। आज जो फिर से 2 लड़कों की जोड़ी जो आ रही है ना, ये दंगा कराने की साजिश के लिए आई है। ये इत्र वाले मित्र की मित्रता को और प्रगाढ़ करने के लिए आए हैं। ये विकास कर से विकास से इनका कोई लेना देना नहीं, लोक कल्याण से इनका कोई मतलब नहीं, गरीब कल्याण से इनका कोई लेना देना नहीं। इनके लिए तो इनके परिवार का विकास ही प्रदेश का विकास हो गया। अनुपम मिश्रा, ये आपके लिए भी एक बड़ा तंज है, ये बड़ा आरोप है। और क्योंकि जिस पार्टी के साथ आपने गठबंधन किया, उस पार्टी के ऊपर आरोप परिवारवाद का रहा, उस पार्टी के ऊपर आरोप रहा कि इस पार्टी में अपराध बहुत बढ़े इस पार्टी के शासनकाल में, इस पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं। अब योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि भाई 2 लड़के हैं, दंगा कराने आ रहे हैं। टिकट बंटवारे में समाजवादी पार्टी के ऊपर बड़ा आरोप कि भाई जो वांछित लोग थे, जो छटे हुए लोग थे, उन तमाम लोगों को टिकट दिया गया। देखिए, मुझे लगता है कि इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री जी के मुंह से इस तरीके की बातें शोभा नहीं देती हैं। राजनीति में एक मर्यादा होनी चाहिए और शब्दों पर कहीं ना कहीं संयम होना चाहिए, जिसे मुख्यमंत्री जी चुनावी समय में बिल्कुल गिराते जा रहे हैं। अगर वो 2 लड़के कहते हैं तो मुख्यमंत्री जी की खुद क्या आयु है? क्या वो लड़के नहीं है? उनकी क्या उम्र है? वो तो अपनी अपर मतलब मैच्योरिटी एक होती है जिसका कि बिल्कुल वो ऐसा दे रहे हैं जनता को इंप्रेशन कि किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुद्दा लड़का कहना नहीं है सर, मुद्दा ये है कि लड़के दंगा कराने आ रहे हैं। नहीं, ये 2013 की बात लगातार याद दिलाई जा रही है। ये जनता तय कर देगी। वो ये बात बोल रहे हैं, ये जनता वही की तय कर देगी कि वो लड़के क्या करना चाह रहे हैं। दूसरी, दोनों लोग शिक्षित अच्छे घरों से हैं और राजनीतिक रूप से भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, दूसरे इसी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। इस तरीके का भाषा अगर इस्तेमाल की जाती है एक मुख्यमंत्री के तो राजनीति के बहुत ही गिरे हुए स्तर को दर्शाता है। मेरे पास वक्त बहुत कम बचा, 30 सेकंड में अनिला जी और कपिल भाई आपको दूंगा। शुरुआत कपिल जी आपसे कर लेता हूं कि आंकड़े छोड़ दीजिए, आंकड़े तो सबके सामने हैं, परसेप्शन की लड़ाई है पहले।
देखिए परसोत्तम, तो सीधा सा ये है हाँ। कि 70 साल का इतिहास रचते हुए एक 302, 307, 153 यानी जो कि दंगा की धारा होती है 153, जी। उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। डिप्टी मुख्यमंत्री पे हीनियस क्राइम है, 114 इनके विधायकों पे हीनियस क्राइम है और इनके 35 सांसदों पे हीनियस क्राइम है। गृह मंत्री स्वयं और गृह राज्य मंत्री तो हत्यारे निकले और उन्होंने जिस तरह से हत्या की और सामने है, तो सारा परसेप्शन एक साथ है कि अपराधी कहीं और नहीं, अपराधी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है और कोई अपराधी ठीक है अनिला जी संक्षेप में लीड कर रहा है। इस परसेप्शन के टक्कर में बीजेपी का क्या दलील रहेगी? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं अनुपम जी को याद दिला दूं, जो 2 लड़कों के विषय में अभी इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर सुना दिया योगी आदित्यनाथ जी के लिए। ये अखिलेश यादव जी ने ये गाना निकाला था, यूपी को लड़कों का साथ पसंद है, तो उसी के संदर्भ में इन्होंने अभी बोला है। कोई भाषा की मर्यादा को उन्होंने नहीं तोड़ा है। तो अखिलेश जी से पूछिए ये गाना उन्होंने क्यों बनवाया था। दूसरी बात ये है यहाँ पर आनंद जी, देखिए उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरीके से समझती है। 14 में इन्होंने साथ दिया, 17 में दिया, 17 के बाद 19 में जिस प्रकार से वोट करके हमें भरपूर वोट मिली थी, तो वो सिद्ध करता है कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी ने जो वायदा किया उसको पूरा किया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपराधीकरण जो जिसके ऊपर अंकुश लगाया। और हाँ, मैं गर्व से कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में वो दम है कि 370 हटाया, 370 हटाया, सीए लेकर हम आए हैं, ट्रिपल तलाक हमने हटाया, राम मंदिर आज बन रहा है, विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है। लेकिन ये दोनों दलीलें, दोनों पक्षों की दलीलें जनता का परसेप्शन कैसे निर्धारित करेंगी, ये भी हमें इंतजार करना होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। वक्त की बाध्यता के चलते चर्चा को विराम देना होगा। रुक रहे छोटे से ब्रेक लिया, बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के साथ।